So good morning friends, welcome to PD classes, a very important session for all those who are preparing for हिंदी टीचर इंटरव्यू। दोस्तों हिंदी टीचर का इंटरव्यू है, ऑब्वियस है हमारे हिंदी कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए और सारे आज के क्वेश्चंस बेस्ड है हिंदी सब्जेक्ट पर। तो मैं सबसे पहले तो साधना को वेलकम करूंगा। साधना इज फ्रॉम गोरखपुर एंड मिलाना चाहूंगा आपको एक और एनवीएस कैंडिडेट से। ही इज मिस्टर अमित, ये नोर से है। एंड नेक्स्ट वी हैव मुक्ता, शी इज ऑल्सो गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो मैं सारे ही क्वेश्चंस वैसे आज पूछूंगा, पर मैं थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए, फिर हम हिंदी के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सर, आई एम साधना यादव, आई बिलोंग टू गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अरे आप हिंदी के टीचर होकर इंग्लिश में लाइंस बोल रहे हो, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, कंफर्टेबल हो? यस सर। वेरी गुड, ये बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे। गोरखपुर की स्पेशल चीज क्या है, क्या स्पेशल है वहाँ? सर, गोरखपुर में बहुत स्पेशल है कि विश्व में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म जो है सबसे लंबा गोरखपुर में ही है। वेरी गुड। और सर, चौरी चौरा जो कांड हुआ था, राइट, तो वो गोरखपुर में ही है। ओके। हाँ, अपने बारे में कुछ आप बता रहे थे, तो अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस के बारे में कुछ हाईलाइट कीजिए। सर, मेरा एजुकेशन MA BEd मैंने फर्स्ट डिवीजन में प्राप्त किया है। ओके। और 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है और मेरी हॉबीज है रीडिंग एंड टीचिंग, तथा मुझे नई नई जगह घूमने का अच्छा लगता है मुझे। यानी कि एनवीएस में आपको इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जॉब मिलेगी, आप इजीली कवर अप कर लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके। आपको होम सिकनेस तो नहीं है? नहीं, आपका नहीं, सब लोग सपोर्टिव हैं। वेरी गुड। चलिए मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ और मेरे कैंडिडेट को भी चांस दूंगा। तो सबसे पहले मुझे आप ये बता दीजिए, भाषा किसे कहते हैं? सर, भाषा संप्रेषण की इकाई है। इसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को एक दूसरे के पास अभिव्यक्त करते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, वर्ड, शब्द, वाक्य। ओके। सर, वर्ड भाषा की न्यूनतम इकाई है और शब्द कई वर्डों के मेल, सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है, जो एक अपना स्पष्ट अर्थ निर्धारित करते हैं। ओके। मैं अमित को बताना चाहूँगा, हर फ्रेंड नेम सरिता, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम गोरखपुर और शी इज़ ऑल्सो गोट सेलेक्टेड इन एनवीएस। इसके अलावा हमारे पास मोनिका थी, शी इज़ फ्रॉम जयपुर, शी इज़ ऑल्सो नाउ वर्किंग इन एनवीएस। तो सेम केस मैं चाहता हूँ कि आज मैं 2 लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि साधना का भी एग्जाम्पल आने वाले टाइम में दिया जाए। साधना वुड ऑल्सो गेट सेलेक्टेड इन द सेम एनवीएस। ओके, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? सर, जैसा कि समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बनता है। समास 5-6 प्रकार का होता है। ओके। बेभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में 2 पद होते हैं, लेकिन इसमें ना तो उत्तर पद प्रधान होता है और ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि ये दोनों मिल करके कोई अन्य ही अर्थ स्पष्ट करते हैं। जैसे कि दशानन, दश है आनंद जिसके, तो इसमें ना तो 10 का कोई अर्थ निकल रहा है और ना ही आनंद का, बल्कि ये दोनों रावण के लिए प्रतीक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। ओके। चलिए मैं चांस दूंगा मेरे कैंडिडेट अमित को। आपकी तरह ये भी हमारे पास नोहर से आई है एनवीएस के लिए। प्लीज अमित, आस्क योर क्वेश्चन। मैम, आप एनवीएस में जाना चाहती हैं, तो एनवीएस के बारे में हमें कुछ बताइए। सर, एनवीएस एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना राजीव गांधी जी द्वारा 1985 ईस्वी में की गई थी। एनवीएस में 8 रीजनल ऑफिस हैं। इसके हेडक्वार्टर जो है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसमें जो है शिक्षा क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा में 6 से 8 तक के बच्चों को दी जाती है। 9 to 12 इंग्लिश मीडियम अथवा हिंदी मीडियम में शिक्षा दी जाती है। ओके। मुक्ता प्लीज, यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस। सो अपनी स्ट्रेंथ बताइए। मैम, मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं आत्मविश्वासी हूँ और मगर आत्मविश्वासी तो आप यहाँ देखकर बोल रही है। आत्मविश्वास वाला व्यक्ति तो आंख में देखकर बोलता है मैडम। तो आप आई कांटेक्ट करके हमें बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। अब बताइए। सर, मैं आत्मविश्वासी हूँ और कठिन परिश्रमी लेडी हूँ। ओके। अबे डू यू फील रियली कि आई कांटेक्ट मैटर्स अ लॉट? बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे इंटरव्यू में, जिसमें एक आई कांटेक्ट ऐसा पार्ट होता है जिससे इंटरव्यूअर जज करता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। Yes. चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी बेस, दैट इज सकर्मक क्रिया क्या होती है? सर, सकर्मक क्रिया होती है क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का बल जो होता है वो कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है। जैसे वाक्य है कि सीता गाना गाती है, राइट।
तो यहाँ पर सीता क्या गाती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं सीता गाना गाती है। सीता पर बल नहीं पड़ रहा है, गाना पर बल पड़ रहा है। अगर हम कह दें कि सीता सोती है, तो इसमें सीता क्या सोती है, कोई कर्म आ ही नहीं रहा है, तो ये जो है अकर्मक क्रिया है और वो सकर्मक क्रिया है। ओके, अलंकार को स्पष्ट करें। सर, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं, तत्व को अलंकार कहते हैं। सर, जिस तरह से नारी की शोभा आभूषण के द्वारा बढ़ती है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकार के द्वारा बढ़ती है। कहा भी गया है केशवदास द्वारा, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनन विराजई कविता वनिता मित्र। यद्यपि कहा गया है केशवदास जी द्वारा, यद्यपि नारी सुंदर जात की है, अच्छी जात की है, सुंदर है, लेकिन वो बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होती है। इसी तरह कविता भी बिना अलंकार के अच्छी नहीं होती है। वेरी गुड, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। चलिए, मुझे शब्द शक्ति के किसे कहते हैं ये बताइए। सर, शब्द शक्ति शब्द की वह शक्ति होती है जिसके द्वारा हमें उसके अर्थ की प्रतीत होती है, हमें उसके अर्थ की जानकारी होती है। सर, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। सर, अभिधा शब्द शक्ति में बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है, उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे राम एक लड़का है, तो इसमें कुछ अलग से नहीं लगाना, इसमें राम एक लड़का यूं ही समझ में आ रहा है। और सर, लक्षणा होता है कि जिसमें लक्ष्य करके कहा जाता है बात को। जैसे मोहन गधा है, तो मोहन का नाम यहाँ गधा नहीं है, लेकिन उसको मूर्ख कहने के लिए गधा कहा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे लक्ष्य करके कहा जा रहा है और यहाँ पे लक्षणा है। सर, व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कहा जा सकता है कि माँ 9 बज गए, अभी तक क्या हो रहा है, तो वो बच्चा ये नहीं कह रहा कि 9 बज गए क्या हो रहा है, वो कहना चाह रहा है माँ 9 बज गए हैं, मुझे लेट हो रहा है, स्कूल जाना है। वेरी गुड। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। सर, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है और ये एक पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधात्मक, विस्मयादिबोधक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ओके। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? सर, जिस तरह से मीराबाई जी अपने काव्य में प्रेम की पीर को लेकर के रचनाएं रची हैं, उसी तरह आधुनिक काल में महादेवी जी भी प्रेम की पीर पर रचनाएं रची हुई हैं। और इनकी रचनाएं हैं यामा, पथ के साथ, निहार, निर्जा। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और सर, महिलाओं के लिए भी इन्होंने लिखा है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, निबंधकार भी रही हैं सर। ओके। निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बता सकते हैं? यस सर, निर्गुण भक्ति शाखा को जो है 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में सर निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। सगुण भक्ति शाखा में साकार रूप की उपासना की गई है। निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञान को महत्व दिया गया है और जो है ईश्वर को अजन्मा, अविनाशी इस तरह से दिखाया गया है। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। इसमें जो है भाषा, जो सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। निर्गुण भाषा में प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया है। इसमें इसके जो हैं कवि कबीर, रामानंद और प्रेमाश्रयी शाखा के जो हैं जायसी जी हैं इत्यादि। रहीम के कुछ दोहे बता सकते हैं? सर, रहीम के रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखना चाहिए, अर्थात इज्जत को बचा कर रखना चाहिए। पानी से यहाँ पे 3 अर्थ लगाया गया है। पानी मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत से है कि अपनी इज्जत को बचा कर रखना चाहिए। अगर एक बार इज्जत चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। और चून के लिए, चून का मतलब आटे से लगाया गया है। अगर आटे में पानी हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो वापस नहीं आ सकता है, निकाल नहीं सकते हैं उसमें से। और सर, मोती के लिए कहा गया है कि अगर पानी जो है मोती पर पानी ना मिले तो वो उसकी चमक जो है फीकी पड़ जाती है। वेरी राइट। गोदान उपन्यास के उद्देश्य बता सकते हैं? सर, गोदान उपन्यास से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित महाकाव्य है
इसको जो है महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, उपन्यास रहते हुए भी बहुत बड़ी बात है सर। और इसकी रचना 1936 ईस्वी में की गई है। गोदान उपन्यास में होरी और धनिया की कहानी को जो है विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया। इसमें शहरी और ग्रामीण जीवन के समस्याओं के बारे में बताया गया, स्त्रियों की समस्याओं के बारे में बताया गया, जाति पाति प्रेम विवाह को इसमें दर्शाया गया है। और सर गरीबों कृषकों की दुर्वस्था को दर्शाया गया है। मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है उसका इसमें उजागर किया गया है। और पूंजीपतियों का आक्रोश दिखाया गया है, राजनीतिक दल का इसमें जो है आक्रोश दिखाया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए मैं चांस दूंगा हिंदी के क्वेश्चंस के लिए ही अमित को। अमित, यू कैन आस्क एनी हिंदी रिलेटेड क्वेश्चंस। तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताइए, आप क्या जानती हैं? सर तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से विकृत बिगड़ते हुए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, और आग अग्नि से बिगड़ते बिगड़ते वो आग बन गया है, तो वो तद्भव शब्द है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन अमित? चलो मैडम, आप ये बताइए कि आप जो एनवीएस ज्वाइन कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर सबसे पहले तो एनवीएस का जो है ऑब्जेक्टिव है कि ये ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखना, इनको इससे अवगत कराना, त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान करना। और सर सामाजिक विकास के लिए बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण के लिए भेजा जाता है। सर शिक्षकों के निर्माण के लिए एक केंद्रीय संस्था बनाई गई है, इत्यादि। मिस्टर अमित, आप गोवा जा रहे हो, तो मैं चाहता हूँ आप भी कुछ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ मुझे हाईलाइट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवीएस, बताइए। सर जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसको एनवीएस। ओके, वन इज एनवीएस नेशनल इंटीग्रिटी, एंड व्हाट अदर ऑब्जेक्टिव्स? अदर ऑब्जेक्टिव यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, गुड पार्ट, उसको प्रमोट करता है। ओके। और एनवीएस है वो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले पे बेस है। ओके। और एनवीएस जो अपनी सोशल एजुकेशन है, राइट, वो बहुत ही गुड लेवल पे प्रोवाइड करता है। शाबाश, वेरी इस गुड। टाइप से। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी, कुछ बताइए जितना आप जानते हैं। सर तुलसीदास जी भक्ति काल के बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। ओके। और इनकी रचना रामचरितमानस जो है जन जन में व्याप्त है, राम के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, रामलला, नहशु, हनुमान बाहों इत्यादि इनके ग्रंथ हैं। खड़ी बोली के प्रथम 4 उन्नायक के नाम बताइए। सर खड़ी बोली के प्रथम 4 उन्नायक लल्लू लाल, सदा सुखलाल नियाज, इंसा अल्लाह खां और सदल मिश्र जी हैं। ओके। आधुनिक काल क्यों कहते हैं? सर आधुनिक काल से पहले जो हमारी रचनाएं होती थी वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी, उसमें भक्ति काल का समावेश ज़्यादा रहता था। रीतिबद्धता से रीति में बद्ध करके रचनाएं रची जाती थी, राष्ट्र की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं जाता था। लेकिन आधुनिक काल में जो रचनाएं रची जाने लगी उसमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना की अवधारणा को स्पष्ट किया गया, स्त्रियों की समस्याओं को उजागर किया गया, दलितों की समस्याओं को उठाया गया, और समाज में जो जाति पात ऊंच नीच भेदभाव है इनको मिटाने का प्रयास किया गया है। ओके। मैं आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर मेरी एक स्टूडेंट थी मोनिका, जो आज एनवीएस में ही है। यस सर। उसने एक डेमो बनाया जो मेरे स्टूडेंट्स ने जरूर देखा होगा, शायद आपने भी बताया कि आपने भी देखा था।